हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी फिट फाइन एंड अमेजिंग होंगे। आज हम एक और एक्साइटिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। नाम आपने सुना होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सो ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन चैप्टर की ज़रूरी है किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले। आपको ये चैप्टर सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे क्योंकि नाम ही इसका थोड़ा सा बड़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लेकिन सच कहूँ तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल कंसेप्ट है। तो पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन तो ये है क्या। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है। पावर कितनी होती है? हाईएस्ट पावर 1 होती है। यानी कोई भी टर्म ऐसा नहीं होगा जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 से बड़ा हो, लाइक 2x। ठीक है, सो x की पावर यहाँ पर ऑलवेज क्या रहेगी? 1 रहेगी अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो। अब दो वेरिएबल्स होने का मतलब है इसके अंदर, जैसे 2 वेरिएबल होने का मतलब है कि हमारी इक्वेशन में दो अलग अलग वेरिएबल यूज़ होंगे, जैसे एक्स वाई या फिर ए एंड बी। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 6। x और y दो वेरिएबल हैं। लीनियर इक्वेशंस हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म में ग्राफ पर रिप्रेजेंट होते हैं। इस सेकंड चीज़ को आप नोट कर लेना। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस इक्वेशन को हम ग्राफ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ग्राफ पर सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन क्या करती है? एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट, ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन प्लॉट होती है, ठीक है। उसके बाद में हम अगर देखें कि इसका जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर है हमारा, इसका रियल लाइफ में क्या काम है, तो इसका इस्तेमाल हम रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हैं। जैसे मान लो कि आप 2 फ्रेंड्स हो, ठीक है, और आपके बीच में क्या करना है? खर्चा बांटना है, कोई खर्चा बांटने की बात हो रही है, तो वो हेल्प कौन करेगा? वो हेल्प करेगा लीनियर इक्वेशन। जहाँ फिर बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने की बात हो रही है, ठीक है, डिवाइड करने की बात हो रही है, तो वो किस किस चैप्टर में आएगा? किस चैप्टर के थ्रू ये होता है? ये होता है लीनियर इक्वेशन। मतलब इस चैप्टर के थ्रू हम लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि डिवाइड करने की चीज़ होती है। मान लो हम इसे कोस्ट भी पता कर सकते हैं कि मान लो कि आप शॉप पर गए हो और आपने क्या किया? 100 रुपीज़ स्पेंड किए हैं, ठीक है, और मैंने आपको कोस्ट बताई, एक पेन की 2 है और आपने एक्स पेन खरीदे, और मैंने वहीं पर बता दी कि 3 रुपये एक पेंसिल की कोस्ट है और आपने वाई पेंसिल खरीदी है। अब कितनी चीज़ आप लेकर आए हो और उनका जो टोटल पैसे बनेंगे वो कितने बनेंगे? 100 बनेंगे। तो ऐसे मतलब कि आपको ये चैप्टर रियल लाइफ में कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसमें हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है, क्यों हम सीख रहे हैं, क्या वो आगे काम आएगी? तो डेफिनेटली ये काम आएगी, और किससे कैसे आपके काम आएगी वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस चैप्टर में हम और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, कैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है, इनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड होते हैं, और इसका ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड जैसे टेक्निक के बारे में इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। सो आर यू गाइज रेडी फॉर टुडे सेशन? आई होप यस। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं इस चैप्टर के बारे में, कंप्लीट आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चैप्टर के अलावा, मतलब इस वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद में एक्सरसाइजेज आप खुद से सॉल्व कर लोगे डेफिनेटली, बट मैं करवाऊँगी, मैं सारे 1 to 1 क्वेश्चंस आपको करवाऊँगी। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने होंगे वो भी मैं आपको करवाऊँगी, बट मुझे इतना भरोसा है आप पर, अगर आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो मेक श्योर करना कि आप सारी की सारी एक्सरसाइज को खुद से कर लोगे, और ट्राई भी आपको करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कंप्लीट आपको एनसीईआरटी से उठाकर सेम का सेम क्वेश्चन वहाँ पर नहीं मिलेगा। 50% हो सकता है सेम टू सेम आपको देखने मिल जाए, बट
40-50% आपको न्यू क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। कंसेप्ट आपका सेम यही रहेगा, बट क्वेश्चंस थोड़े से मोल्ड होकर आएंगे। आपको दिमाग लगाना आना चाहिए न्यू क्वेश्चंस पर। सो स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज चलते हैं चैप्टर ਦੇ ਵੱਲ। चैप्टर ਦੀ इंट्रोडक्शन करते हैं तो समझते हैं इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ है कि। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक आ चुका है। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इस चैप्टर में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है एक बार हम उसको देख लेते हैं। वैसे तो आपने चैप्टर 2 में अच्छे से समझा होगा लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था 2x + 1 ये एग्जांपल है, और इसके अंदर आपने कितने वेरिएबल यूज़ किए हैं, 1 वेरिएबल यूज़ किया है, और इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब ये 2 वेरिएबल में है, मीन्स हम इसमें एक वेरिएबल और ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं विद स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। सो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें क्या कहती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax1 प्लस में by, b या 1 मान लेते हैं, इसको 2, ये 2a1 क्यों लिखा है मैं आपको बाद में बताती हूँ। एक बार आप स्टैंडर्ड फॉर्म को देख लीजिए। ax प्लस में vy प्लस में c इक्वल टू में 0। ऐसे ही सेम ये दोनों क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब 1 2 क्यों लिखा है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन होंगी और उसे हमें डिफरेंट मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो हमने 1 लिखा है क्योंकि यहाँ पर a1 की बात हो रही है, ठीक है, a1 और ये a2 रख दिया। यहाँ पर b1 और ये b2 हो जाएगा, c1 और ये c2 हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो ये होगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या है और कोफिशिएंट्स क्या है। वेरिएबल यहाँ पर x एंड y जो है वो है वेरिएबल, a1 b1 c1 ये क्या है कोफिशिएंट्स। x का कोफिशिएंट क्या है a, y का कोफिशिएंट क्या है b, एंड c क्या है एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल लिख देती हूँ मैं यहाँ पर 2x प्लस में 3y प्लस में 2 इक्वल टू में 0। सो x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है, एंड 2 क्या है एक कांस्टेंट टर्म है। अब हमारे पास ऐसी 2 इक्वेशंस गिवन होंगी। मान लो यहाँ पर 7x प्लस में 4y प्लस में 3 इक्वल टू में 0। अब ये 2 इक्वेशंस गिवन होगी, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए है हमारे पास 3 मेथड्स। सो फर्स्ट मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्राफिकल मेथड होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एंड सॉल्व कैसे किया जाता है। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड के अंदर भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। यहाँ पर देखो 2 इक्वेशंस हमें गिवन होंगी। फर्स्ट होगी a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू में 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू में 0। तो हमारे पास ऐसी 2 इक्वेशंस दी होंगी। अब इनके थ्रू हमें बताना क्या होगा, ग्राफ के थ्रू हमें शो करना होगा 3 टाइप्स की लाइंस को। अब वो लाइंस होंगी क्या, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर हो सकती है कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर हो सकती है वो पैरेलल लाइंस। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करके, और ग्राफ पर हमें बतानी है। बट हम बिना ग्राफ पर दिखाए भी हम ये चीज़ें बता सकते हैं कि क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, या फिर पैरेलल लाइंस है। तो कैसे बता सकते हैं हम उस चीज़ को, अब हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है a1। सबसे पहले हम लिखेंगे a1, ठीक है। डिवाइड में क्या है, दूसरे x का कोफिशिएंट a2 है, यहाँ पर हम लिख देंगे a2, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे b1 जो कि y का कोफिशिएंट है, एंड b2 अपॉन में, ठीक है। ये चीज़ें हम लिख ली। अब अगर a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2
नॉट इक्वल हैं, दैट मीन्स वो लाइंस कौन सी लाइंस होंगी, वो लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उनका एक ही सोल्यूशन होगा। कितने सोल्यूशन होंगे उनके, उनका एक ही सोल्यूशन होगा। उसका मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब वो ग्राफ पर किसी एक पॉइंट पर टच करेंगी, उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब अगर हम ग्राफ पर बनाते हैं तो हमें इसके थ्रू पता चल जाता है ना कि ग्राफ अगर हमारा ऐसा बनता और एक ही पॉइंट पर वो टच करती तो मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता। अब अगर ग्राफ ना बनाते हम सिर्फ इनको कंपेयर करके, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके भी बता सकते हैं। अब ये नॉट इक्वल टू कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर वैल्यू होती 1/2 और यहाँ पर होती 3/4, तो ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल होता तो हमारे पास बनती इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस पता चल चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ, उसके बाद में हम देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। आपको ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सुनते रहिए। इरेज कर दिया। अब हम देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। जब हमारे पास x का कोफिशिएंट a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2 एंड c1 डिवाइड बाई c2, सारे के सारे कोफिशिएंट्स हमने डिवाइड में लिख दिए। अब अगर ये सारे के सारे इक्वल हों, मीन्स तीनों की वैल्यू सेम हो, तो वो होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। फॉर एग्जांपल आंसर में आ जाए 1/2 इक्वल हो जाए 1/2 के एंड 1/2 के, सारे के सारे इक्वल हो जाएं तो उसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इसके कितने सोल्यूशन होते हैं, इसके होते हैं मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे। जैसे कि ये ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर ये काफ़ी एक ही लाइन पर बहुत सारे पॉइंट आते होंगे और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी, तो उसका मतलब है मैनी सोल्यूशंस कोइंसिडेंट लाइंस। अगर ग्राफ में आएगा तो हम ऐसे पता चल जाएगा कि कोइंसिडेंट लाइंस है। अगर हमें बिना ग्राफ के सॉल्व करना होगा तो हम इसे कंपेयर करके भी बता सकते हैं कि ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरेलल लाइंस, तो उसके लिए भी हमें इसको इरेज करना होगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं एंड देखते हैं पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल तो होगा b1 डिवाइड बाई b2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1 डिवाइड बाई c2 की। अब ये कैसे, मान लो कि फर्स्ट की वैल्यू 1/2 है एंड सेकंड भी वैल्यू 1/2 है, बट थर्ड 3/4 है। अगर आपको ऐसा कोई सोल्यूशन मिलता है तो वो लाइंस कौन सी लाइंस बनाएंगी, तो वो बनेंगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, ग्राफ में ये कैसे ड्रॉ होगा, ग्राफ में अगर हम इसको बनाने लगेंगे तो ये लाइंस कुछ ऐसे शो होंगी, ये किसी भी पॉइंट पर लाई या टच नहीं करेंगी। ठीक है, एक दूसरे के क्रॉस किसी भी पॉइंट पर नहीं करेंगी। अब इसके कितने सोल्यूशन बनेंगे, इसका बनेगा नो सोल्यूशन। तो वो कौन सी लाइन होती है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, वो होती हैं पैरेलल लाइंस। और जिसके काफ़ी सारे सोल्यूशन होते हैं वो होती है कोइंसिडेंट लाइंस, जिसका एक ही सोल्यूशन होता है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि जिसके मैनी सोल्यूशन हैं वो कौन सी लाइन होती हैं, या फिर इस लाइन के कितने सारे सोल्यूशन होते हैं। एमसीक्यूज में आपको डेफिनेटली 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब हम इसे अच्छे से देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास केस 1 इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब हमारे पास ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, ठीक है, ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए रफली है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे आप अच्छे से कंसेप्ट समझ जाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास केस 2। केस 2 क्या है, केस 2 में आती हैं पैरेलल लाइंस। जब हमारी लाइंस जो कि हैं ऐसे दूर दूर से चली जाती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और कोई भी सोल्यूशन नहीं बनता है, वो लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। आई होप आपको इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन में दोनों लाइन ही एक पर है, ये फर्स्ट लाइन होगी और ये दूसरी भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट
सेट ऑफ सोल्यूशन या फिर मैनी सोल्यूशंस सम ऑफ विच Qx1 y1 आर x2 y2 क्वेश्चंस करेंगे और भी अच्छे से क्लियर होगा बट आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स ने, अब मैंने पहले इस ग्राफ से पहले समझाया था, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा से देखना, क्योंकि कंसेप्ट आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब इस कंसेप्ट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हम कैसे बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। सो एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं x प्लस में 3y इक्वल टू में 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू में 12। सो हमने क्या किया है, दो इक्वेशंस ले ली हैं। अब इनके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे आंसर को। सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर वो बोले ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें बनाने होंगे यहाँ पर दो बॉक्स। दो बॉक्स क्यों बनाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, दो बॉक्स बना लिए। अब यहाँ पर हम लिख देंगे x और यहाँ पर लिख देंगे y। ठीक है जी, इतना लिखता आप इस साइड भी लिख देंगे x एंड y। हुण आप इनू लिखा क्यों है, इसलिए लिखा है वेट, इनू आप इसलिए यूज़ किया, इसलिए लिखा हैगा क्योंकि अपन दो दो वैल्यूज़ चाहिए ने। क्यों हमने इसको प्लॉट किया, क्यों हमने इसको बनाया, बिकॉज हमें दो दो वैल्यूज़ चाहिए, x की और y की। अब वो आएंगी कहाँ से हमें तो पता ही नहीं है। कोई गल नहीं जी, अपन लेके आवांगे। हुण जो हमारे पास फर्स्ट जी हमने जो बॉक्स बनाया, ये बनाया हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन को लिख देंगे। और जो दूसरा बॉक्स बनाया है वो बनाया हमने दूसरी इक्वेशन के लिए, हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी, लिख दिया। अब दो हमने क्या करना है, इसमें एक वैल्यू सोचनी है। एक मान लो एक्स की लेट कर सकते हो, वाई की लेट कर सकते हो, दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी। तो इस मेथड में हमने क्या करना है, खुद से एज्यूम करनी है, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू में 6। मान लो कि हम इसके अंदर y की वैल्यू को 0 रख देते हैं। किसकी वैल्यू को, y की। x की वैल्यू को भी रख सकते हो और y की वैल्यू को भी। मान लिया हम दोनों की वैल्यू को रख के देख लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू को रख देते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो y की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, यहाँ पर लिख देते हैं x की वैल्यू 0 रखी है हमने, प्लस में 3y इक्वल टू में 6। 0 को तो अब जरूरत ही नहीं है, 0 तो है उसको, वो तो हट गया। अब यहाँ पर देखो 3y है इक्वल टू में 6 है, y इक्वल टू में 6 है। 3 जो कि मल्टीप्लाई में था, इस साइड आकर डिवाइड में चला गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को 0 रख देते हैं, देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू को 0 रख देते हैं, x प्लस में 3y इक्वल टू में 6, सो 6 आ गया हमारे पास। 3 y की वैल्यू यहाँ पर रख दी 0 और x एज इट इज़ इक्वल टू में 6, x इक्वल टू में 6 आ गया। अब 6 कैसे आया, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो यहाँ से हट गई, सिर्फ हमारे पास बच गया x इक्वल टू में 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। दो वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं हम। अगर हमें और भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कर सकते हैं, 3 4 आपकी मर्ज़ी है। बाकी 2 पॉइंट्स इनफ हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू को 0 0 रख के देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको नेगेटिव में आंसर मिले तो आप वैल्यू को चेंज करते जाना, मान लो 1 रख लेना, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। अब यहाँ पर हम करते हैं, x की वैल्यू को 0 रख देते हैं। तो x को यहाँ पर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू तो 0 हो जाएगी। बचा क्या हमारे पास, 3y इक्वल टू में माइनस 3y इक्वल टू में 12। सो यहाँ पर y रखेंगे इक्वल टू में 12 रखेंगे।
माइनस है यहाँ पर 3 जो कि है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसे हटाकर डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड वाली वैल्यू ने क्या किया, 12 को कट कर दिया कितने पर, 4 पर, और जो साइन माइनस का था इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। y की वैल्यू आ गई -4, y की वैल्यू आ गई -4। अब नेक्स्ट हम करते हैं y को 0 रख देते हैं। अगर हम यहाँ पर y को 0 रखेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, इस साइड बचेगा ये 2x इक्वल टू में 12, x इक्वल टू में 12 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको कट करेंगे 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यू दोनों इक्वेशंस की आ चुकी हैं। अब ग्राफ पर प्लॉट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्या हम बिना ग्राफ पर प्लॉट की इस वैल्यू को बता सकते हैं कि ये कौन सी लाइन्स है, कौन सी लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है, कैसी लाइन्स है? जी हाँ, हम बता सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या हमारा ग्राफ वाला सॉल्यूशन और जो हम बिना ग्राफ के सॉल्यूशन बताते हैं वो सही है। यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, x का कोफिशिएंट डिवाइड में कितना है, 2 है, इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है, अपॉन में यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट -3 है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर भी है हमारे पास 1 अपॉन में 1। तो क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है, मतलब हमारे पास जो a1 डिवाइड बाई a2 होता है और b1 डिवाइड बाई b2 होता है वो नॉट इक्वल है। अगर वो नॉट इक्वल है तो हमारे पास कौन सी लाइंस बनेंगी, वो बनेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब हमारा ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा जिसका एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, क्रॉस में, बट एक पॉइंट पर वो दोनों लाइंस लाई करेंगी, क्रॉस करेंगी, टच करेंगी। ठीक है, चलिए जी देखते हैं, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे इसको, और उसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। हमारे पास है x6 y2 6 2 0 0 x एंड y, और दूसरा हमारे पास था पॉइंट x की वैल्यू थी 6 और -4, 6 एंड -4। अब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। आपको ये तो पता होगा कि ये वाली लाइन कौन सी लाइन होती है, ये लाइन है हमारे पास x एक्सिस, और ये वाली लाइन है हमारे पास y एक्सिस। अब अगर ये y एक्सिस लाइन है और ये x एक्सिस लाइन है तो ये वाली पॉइंट यहाँ पर ये क्या है, ये होता है हमारे पास 0 0 पर ओरिजिन। ठीक है जी, अब हमें प्लॉट करना है x0 एंड y2। x0 x एक्सिस लाइन वाली लाइन तो यही है, मतलब इसी पर 0 की बात कर रहा है, और y2 y कहाँ है, ये वाला पॉजिटिव में, तो ये आ गया हमारे पास 2। इनको यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद इन पॉइंट्स को जो हमने प्लॉट किए हैं उनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो x एक्सिस था वो पॉइंट था 0 और y था हमारे पास 0, और ये था हमारे पास 6 और 0 था, और ये था हमारे पास 0 और 2। ठीक है जी, आपने लिख दिया। अब इसके बाद में हमने इस लाइन को यहाँ पर, ये लाइन आप याद ध्यान रखना बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, मेरे से थोड़ा सा, ठीक है, पॉइंट सही लाइन ड्रॉ नहीं हुआ, बट ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आप लोग मान के चलो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास x पर 0 और y -4 वाला हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं, पहले हम इसको प्लॉट कर देते हैं 6 और 0 को। y 0 और 6 ये वाला पॉइंट ही बनेगा हमारे पास, 6 और 0 और 0 और -4, 0 और -4 क्या है हमारे पास, y है, -4 यहाँ पर बनेगा, 0 और -4। अब इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर हम, तो ये बन गया नहीं, मतलब ये दोनों स्ट्रेट जो लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं, तो ये वाली लाइंस हमारे पास बनी है इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पर x की वैल्यू है हमारे पास 6 और y की वैल्यू है 0। ठीक है, x की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 6 और y की वैल्यू है यहाँ पर 0। समझेगी इतनी बात, कंसेप्ट आया समझ में?
अगर नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, क्योंकि कंसेप्ट आपका यहीं से ही क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड मैथड पर। हाँ जी, तो हुण आ गया ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਸਮਝੀਏ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਰੀਲਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਚਲੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਨ ਸ਼ੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1 ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ। ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਸੈਪਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਮੈਥਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਐਕਸ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ 6 ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ -3y ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ 3y ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ -3y ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 - 3y ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 6 - 3y ਨੂੰ x ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਕੰਨਿਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 - 3y - 3y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12। ਹੁਣ 2 ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ 2 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 12 ਆ ਗਿਆ। 2 ਨੂੰ -3y ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, -6y ਆ ਗਿਆ, -3y ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 12। ਹੁਣ 2 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ x ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, -3y ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇੱਥੇ 12 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। किस साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे। और वाई वेरीएबल आपस में सॉल्व हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट टर्म्स आपस के सॉल्व हो जाएंगे। तो -6y और -3y कितना हो जाऊगा, ऐड करांगे तो -9y हो जाऊगा, क्योंकि माइनस माइनस की होंगे प्लस होंगे, बट साइन जो दोनों के अगे लगे उ लगूगा। तो इतने आ जाओ 12 - 12, इधर आ गया 0। वाई की वैल्यू कितनी आ जाऊगी जो आप 9 ਨਾਲ डिवाइड करांगे, इतने नैगेटिव से वो भी इधर आ जाऊगा, तो की हो जाऊगा, वैल्यू कितनी आ जाऊगी वाई की वैल्यू आ जाऊगी 0। समझ आए,
0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਇੰਨਾ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ? 3 ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊ ਜੇ ਆਪਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਤੀ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੈ 0। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 ਮਾਈਨਸ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0। 3 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ 6 ਦੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 6 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਆਈ ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ ਸੀ? 6 ਤੇ 0 ਆਈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵੱਲ, एलिमिनेशन मेथड। सो अब हमारे पास आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मैथड खुद आपके नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸੇਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ, ਸਾਈਨ ਕਾਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ x ਹੈ, ਇੱਥੇ 2x, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 2x ਸੇਮ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ 3y ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਟੋਫੀਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 4 ਦੀਆਂ 4 ਖਾ ਲਈਆਂ, ਪਲੱਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? 0 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਈ ਵੈਲਿਊ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪਲੱਸ 3y ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਈਨਸ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 0 ਹੋ ਗਈ। 0 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ? ਸਾਈਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤਾਂ x ਤੇ 2x ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 3x ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12 ਤੇ 6 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 12, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ 18, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2, 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 6। ਵਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 6 ਪਲੱਸ 3y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6, ਤਾਂ 3y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 ਮਾਈਨਸ 6, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 0। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 0। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। x ਪਲੱਸ 3y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਸੀ, ਆਪਾਂ ਰੱਖਤੀ। 3y ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 6 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 6 ਪਲੱਸ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ, ਮਤਲਬ 0 ਹੋ ਗਿਆ। 3y ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਜੋ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 0 ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸੇ ਲਾਸਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਲਾਸ 10th ਦੇ ਚੈਪਟਰ 3 ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਈਜ਼, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।